मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि कल हमने राष्ट्र शक्ति के तत्व, राष्ट्र शक्ति का अर्थ और तत्व के बारे में, विशेष रूप से तत्व में हमने गैर मानवीय और मानवीय तत्वों का, गैर मानवीय में विशेष रूप से स्थायी तत्व जो है उसमें भूगोल का अध्ययन किया था, जिसमें हमने क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति और मानचित्र का अध्ययन किया था। प्राकृतिक संसाधन में हम जो अध्ययन करेंगे आज, उसमें राष्ट्र शक्ति के निर्धारक तत्वों में स्थायी तत्व अर्थात गैर मानवीय तत्व के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पामर और पार्किंस ने प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों को 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक हम कह सकते कच्चा माल, दूसरा हम कह सकते खनिज पदार्थ, तीसरा औद्योगिक शक्ति के साधन, चौथा खाद्य सामग्री और पांचवा कृषि। मार्गन्थाओं ने भी प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया है, कच्चा माल और खाद्य सामग्री। कच्चे माल में 3 चीज़ें विशेष रूप से है, जिसमें लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात जीव जंतु, वनस्पति, खनिज पदार्थ। मार्गन्थाओं के अनुसार किसी राष्ट्र की अन्य राष्ट्र से संबंधित राष्ट्र शक्ति के संदर्भ में सापेक्ष रूप से अन्य स्थायी तत्व है उसके प्राकृतिक संसाधन है। खाद्य सामग्री और उसके अलावा हम कच्चा माल यानी खनिज पदार्थ और औद्योगिक क्षमता का इसमें अध्ययन करते हैं। यानी अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर रॉबर्ट स्ट्रासहोम ने कहा था कि राजनीतिक और फौजी शक्ति अधिकांश औद्योगिक शक्ति ही है। आधुनिकीकरण की मांग है कि कच्चा माल, मुख्यतः खनिज की असीमित पूर्ति, कच्चे माल के समूह में जिन्हें मनुष्य निकालता है और काम में लाता है, आज शायद ही कोई ऐसा हो जो युद्ध के औजार बनाने में काम ना आता हो। इसलिए शक्ति प्राप्ति में कच्चा माल पर नियंत्रण शामिल है। अन्य सब बातें समान हो तो वे देश सर्वाधिक शक्तिशाली हैं जिनके हाथ में सभी आवश्यक सामरिक संकटकालीन कच्चे माल हो, या जो घर में अपने अपर्याप्त उपलब्ध युद्ध सामग्री का समय रहते यातायात मार्गों पर अपने स्वामित्व के बल पर आयात कर लेने योग्य हों। यानी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं आज: खाद्य सामग्री, वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु। खाद्य सामग्री में विशेष रूप से जो आता है कपास है, रबड़ है, लकड़ी है, लुगदी, छाले, बांस, दूध, ऊन, सिल्क, विशिष्ट तेल, समूर, हाथीदांत आदि प्रमुख है। वह राष्ट्र जो खाद्यान्न के विषय में स्वावलंबी अथवा प्राय स्वावलंबी है, उस देश की अपेक्षा लाभपूर्ण स्थिति में होगा जो कि इस दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है, जिसे अपने लिए खाद्य पदार्थ आयात करना पड़ता है या फिर जो भूखों मरता है। इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति और युद्ध के समय तो उसका जीवन ही इस बात पर निर्भर करता है। समुद्र रास्तों को कहाँ तक यातायात के लिए खुला रख सकता है, जिससे उन मार्गों से देश के लिए बाहर से अन्न लाया जा सके। यानी दूसरे युद्ध में से पूर्व ब्रिटेन अपनी संपूर्ण आवश्यकता का केवल 30% अन्न ही उपज करता था। उसकी आयात की शक्ति की चुनौती दी गई, जैसे कि दोनों महायुद्धों में मध्य पनडुब्बियों के युद्ध और हवाई हमलों के द्वारा किया गया था, तो वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति ही को चुनौती थी। इस फलस्वरूप उसका राष्ट्र जीवन स्वयं खतरे में पड़ जाता था। जर्मनी, जिसकी खाद्य सामग्री ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा तो अधिक थी, पर अपनी स्वयं की आवश्यकता से कम रही है, किसी भी युद्ध में जीवित निकल आने के लिए इन तीनों लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए मजबूर रहा है। जैसे एक लंबी लड़ाई को टालना, जो कि शीघ्र विजयी होने से ही संभव हो सकता है, ताकि उसका जमा किया हुआ अन्न का भंडार समाप्त ना हो जाए। और द्वितीय जो है पूर्वी यूरोप के अन्न पैदा करने वाले बड़े क्षेत्रों पर विजय। और तीसरा जो है उसका हम कह सकते हैं ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति का विध्वंस, जो कि जर्मनी की समुद्र सीमा पर पार अन्न के स्रोतों तक पहुंचने के लिए मार्गों को रोक रखती थी।
दोनों ही विश्व युद्ध में जर्मनी अपने प्रथम तथा तृतीय लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहा था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन बंदरगाहों की ऐसी जबरदस्त नाकाबंदी की कि जर्मन जनता को खाद्यान्नों के अभाव में भीषण कष्ट उठाने पड़े। उसका मनोबल शीतल हो गया और यह मित्र राष्ट्रों की विजय के कारणों में एक प्रमुख कारण रहा था। अर्थात जो अपने देश में उपजाऊ की कमी यानी अन्न की कमी के कारण ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को कमजोरी का एक स्रोत रहा। अमेरिका जैसा देश है जिसके पास में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और अन्न पर वह पूर्णतः आत्मनिर्भर है। इस कारण उसे अन्न से संबंधित खाद्य सामग्री से संबंधित कभी उसकी जनता युद्ध के समय भूखे नहीं मरेगी। अन्न की स्थायी कमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी कमजोरी का कारण भी रहा है। अन्न उत्पादन में कमी आ जाने के कारण ही स्पेन विश्व की महान शक्ति के स्तर से गिरकर तृतीय श्रेणी की शक्ति बनकर रह गया। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है, शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। कच्चे माल के बारे में भी हम ये कह सकते हैं, जैसे पेडल, फोर्ड और लिंकन ने कहा है, आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के बिना राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना असंभव है। औद्योगिकीकरण कच्चे माल, विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। आधुनिक जो स्थिति है, सैनिक बल के लिए अनेक प्रकार के कच्चे सामान की जरूरत होती है सैनिक बल के लिए और यंत्र बनाने के लिए, और युद्ध और शांति दोनों समय में कच्चे माल के नियंत्रण पर अधिक से अधिक अवलंबित होना चाहिए। आकस्मिक घटना नहीं है कि आज अमेरिका और रूस आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्वामित्व में प्राय आत्मनिर्भर है। यदि कुछ कच्चे माल उनके स्वयं के पास नहीं है तो कम से कम उनके स्रोतों की पहुंच पर उनका नियंत्रण है। कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध संचालन के लिए जो यंत्रीकरण है उसमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कोयले का बहुत बड़ा महत्व इसमें, पेट्रोलियम और यूरेनियम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यानी प्राकृतिक वस्तुओं में विशेष रूप से लोहा, कोयला और पेट्रोल प्रमुख स्थान रखता है। औद्योगिक क्रांति के बाद में कोयला कार्य ऊर्जा का कुल मिलाकर सबसे बड़ा स्रोत रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से उस शताब्दी में ब्रिटेन की प्रभुता बहुत हद तक अच्छे किस्म की काफ़ी परिणाम में और अपेक्षाकृत पहुंच के भीतर कोयले की उपलब्धि देने की रही है। जर्मन प्रभावशाली औद्योगिक ढांचा कोयले की ही आधारशिला पर निर्भर था। सोवियत संघ का भी औद्योगिकरण धीमा और अधिक कठिन होता यदि कोयला नहीं होता तो। चीन में बड़ी सुरक्षित खाने एक निधि है और कोयले की कमी इटली की प्रगति की एक बड़ी भौतिक बाधा भी रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कच्चा माल है यानी औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें विशेष रूप से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी जलपोतों और रेल इंजनों को चलाने वाली भाप पैदा करने के लिए इसी का अब तक व्यापक उपयोग होता रहा है। आज जो स्थिति है विश्व के बड़े भागों में बिजली का महत्व है। कोयले की आग से काम करने वाले बॉयलर बनते हैं। ईंधन के रूप में इसकी आवश्यकता है के अलावा रासायनिक उद्योगों की व्यापक श्रृंखला के लिए कोयला प्रमुख कच्चे माल के रूप में है। यानी कोयले से निकलता है मानवकृत नाइट्रेट, मानवकृत रबड़, मानवकृत मोटर ईंधन, औषधों और प्लास्टिकों तथा अन्य उत्पादन की एक बड़ी सूची। यानी कोयला जो है ऊर्जा में समृद्ध देश के रूप में जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, भारत का भी इसमें नाम आता है। कोयला ऊर्जा के असंख्य स्रोतों में कोयला केवल एक है। उतने महत्वपूर्ण जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें भी है। जल विद्युत कार्य ऊर्जा का ऐसा संसाधन है जिसकी समाप्ति की संभावना कम है। जल सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जल धारा से विद्युत निर्माण अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है। इसके लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना होता है। अमेरिका तथा रूस जल विद्युत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान भी जल विद्युत पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा निर्माण का नया स्रोत है। अमेरिका की ऊर्जा का 20% भाग प्राकृतिक गैस ऊर्जा द्वारा ही निर्मित होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योग व युद्ध के लिए शक्ति के स्रोत में तेल का महत्व बढ़ता जा रहा है।
प्रत्येक यंत्र चालित गाड़ी और हथियार तेल द्वारा ही चालू होती है। यानी जिसके पास में मिट्टी के तेल के कुएं अधिक हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट महत्व स्थान प्राप्त कर लिया है। हम इस संदर्भ में अरब राष्ट्रों का शक्ति का हिसाब से कोई खास महत्व नहीं, परंतु फिर भी महाशक्तियाँ उनका सिर्फ इस कारण लिहाज करती है कि उनके पास में पेट्रोल है। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्लीमेंस ने कहा था कि मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही के खून की एक एक बूंद के बराबर कीमती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि वे तेल की दृष्टि से आत्मनिर्भर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो गया क्योंकि ब्रिटेन द्वीप में तेल के कुएं है ही नहीं। मध्य पूर्व क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ समय से फ्रांस ने उस क्रिया का श्रेय किया जिसे ठीक ही तेल की कूटनीति कहा जाता है, अर्थात अपने प्रभाव के उन क्षेत्रों का निर्माण जिनमें प्राप्त मिट्टी के तेल के सभी कुओं तक पहुंचने वाले मार्गों पर केवल अपना आधिपत्य हो। तभी तो आनुपातिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो महत्वपूर्ण भूमिका अरब प्रायद्वीप आज निभा रहा है वह उसकी सैनिक शक्ति से मिलती जुलती किसी शक्ति पर निर्भर करती है। तकनीकी विकास के कारण कई देश सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं। भूमंडल में ज्ञात अज्ञात कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडारों की शक्ति सूर्य ताप शक्ति के केवल 100 दिन के बराबर है। यद्यपि सूर्य की शक्ति का विशाल पैमाने पर व्यवहारिक रूप में उपयोग संभव नहीं हो पाता है और सूर्य द्वारा प्राप्त शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। एक दिन में सूर्य किरणों द्वारा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण प्रदेशों में जितनी शक्ति का विकिरण होता है वह सृष्टि से के आदिकाल से समस्त मानव जाति द्वारा निर्मित अग्नि, विद्युत, जल, जनशक्ति के समस्त योगों से भी अधिक होता है। कोयले के बाद लोहा आधुनिक युग का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हल्की धातुओं में मुख्यतः एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लोहे का को अधिक अपदस्थ कर रही है, लेकिन संभावना ये है कि धातुओं के वरीयता क्रम में लोहे का उच्च स्थान बना हुआ है। खनिज लोहे अनेक रूपों में समृद्धि का विशेष सीमाओं के भीतर उपलब्ध है। पृथ्वीतल के ऊपरी परत पर कोयले की तरह खनिज लोहे की बड़ी खानें व्यापक किंतु विषम रूप में विस्तृत है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व 5 खानें विश्व के कुल लोहा उत्पादन का 75% दे रही थी। वे क्रमशः अमेरिका के लेक सुपीरियर क्षेत्र, पूर्वी फ्रांस में लोरा, दक्षिण पश्चिमी रूस में क्रीवॉयराग, उत्तरी स्वीडन में फिरूना, अलाबामा में बर्मिंघम जिला, ब्राजील, भारत में भी अच्छे किस्म के लोहे के बड़े आगार हैं। छोटे किंतु कम महत्वपूर्ण भूगर्भ आगार व्यापक रूप से निम्नलिखित देशों में वितरित है: न्यू फाउंडलैंड, क्यूबा, फिलीपाइन द्वीप समूह, स्पेन, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, रूस, अन्य असंख्य खाने। अर्थात जिन क्षेत्रों में अच्छे किस्म के कोयले और लोहा खानों के रूप में उनके पास में है वे स्वभावतः भारी उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान हो जाते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा जिसमें कठोरता, दृढ़ता, टिकाऊपन, शक्ति आदि के विशेष गुण उत्पन्न करने के लिए इस्पात में अन्य धातुएं मिलानी पड़ती है बीच की सीमा में, यानी कि इन धातुओं को फेरो एलाई कहा जाता है। इनमें मुख्यतः मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि है। कोयला, लोहा और फेरो एलॉय के अलावा आधुनिक उद्योगों में लोहेतर धातुओं की भी भारी खपत होने लगी है। इन धातुओं की लंबी सूची है जिनमें तांबा, एल्युमिनियम, टिन, शीशा है। कुछ अधातुक वस्तुएं भी हैं जैसे गंधक, पोटास, नाइट्रेट, क्लोराइड। व्यापक रूप से फैलाते हुए रासायनिक उद्योग के अन्य तत्व जिनमें युद्ध सामग्री में उर्वरक और औषधि से प्लास्टिक तक की बड़ी संख्या वस्तुओं में बनती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है। हम इनका खनिज पदार्थों का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्तर से ऊंचा होता है। खनिज भंडार की दृष्टि से अमेरिका और रूस की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और आश्चर्य नहीं कि परिणाम स्वरूप दोनों देशों की सैनिक शक्ति असीमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का विषम वितरण विभिन्न राष्ट्रों को जहाँ एक संशोधित नीतियाँ अपनाने की प्रेरणा देता है, वहीं प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल युद्ध करने की योग्यता और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि तेल की कमी से हिटलर को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई। इसी प्रकार अर्जेंटीना के गोमांस और श्रीलंका के रबड़ का ध्यान रखकर ही अन्य राष्ट्रों को उनके साथ अपने संबंध बनाने पड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सिद्ध हो गया कि एक सरकार की फौजी योग्यताएं केवल उसके उत्पादन कारखानों पर नहीं बल्कि कच्चे माल की प्रचुर मात्रा विविध किस्मों तक उसकी पहुंच पर निर्भर करता है। बुनियादी हम ये कह सकते हैं कि भोजन, रेशा, कोयला, लोहा इत्यादि जो भूभाग में है उपज सकता है। घरेलू स्रोतों को वे किस हद तक शत्रु कार्रवाई के विरुद्ध निरापद रख सकते हैं। घर की कमी को विदेशी स्रोतों से पूरा करने की उनमें कितनी योग्यता है और युद्ध काल में बाहरी प्राप्त हुए माल को घर तक लाने की उसमें कितनी क्षमता है, वह ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। यानी ब्रिटेन को हम ये देख सकते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह की प्रकृति से प्रचुर मात्रा में कोयला, खनिज, लोहा, अन्य परिमाण और कुछ अन्य आवश्यक साधन मिले हैं। पनडुब्बियाँ जो हम कह सकते हैं कि पनडुब्बियाँ विमानों का जो वाणिज्य ध्वंस आयुधों के रूप में विकास होने के पहले ब्रिटेन की योग्यता मुख्यतः विश्व भर में कच्चे माल और भोजन सामग्री के ऊपर प्रभुत्व पर निर्भर थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की गिनती कमजोर राष्ट्रों में होने लगे। परमाणुविक विस्फोटों के विशाल परिणाम के फलस्वरूप, जैसे 1945 में जो परमाणु विस्फोट हुआ और उससे ब्रिटेन ने जो कच्चा माल की जो समस्या जग जाहिर हुई, आज जो स्थिति है, यूरेनियम के अणु से निकली हुई अणु शक्ति युद्ध के प्रयोग में राष्ट्र के आनुपातिक शक्ति के स्तर को वास्तविक और संभावित रूप से बदल दिया है। यूरेनियम प्रदान के खानों पर नियंत्रण रखते हैं, वे शक्ति की दृष्टि से आगे बढ़ गए हैं, जैसे कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका संघ, संयुक्त राज्य, यानी अन्य राष्ट्र जिनके पास में ना तो वे पदार्थ है और ना ही इस पदार्थ के खानों की पहुंच पर नियंत्रण है, वे पिछड़ गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उसकी भूमिका है, अन्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली इज्जत उसी अनुपात में घटती बढ़ती रहती है जितनी उसकी अपनी मांग के समर्थन में युद्ध छेड़ने की योग्यता मानी जाएगी। इस आधार पर निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि घरेलू या विदेशी उपज वाले भौतिक साधनों की प्रचुरता, विविधता ही अतीत की भांति भविष्य में भी राष्ट्र समुदाय में शक्ति और प्रभाव के प्रतिरूप के निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज हम केवल इसके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेंगे, कल इसके आगे के भाव, जैसे आज हमने स्थायित्व तत्व में विशेष रूप से कल जो पढ़ा था गैर मानवीय तत्व, स्थायित्व तत्व में भूगोल, आज हमने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन। कल से हम मानवीय तत्व या अस्थायी तत्वों का अध्ययन करेंगे। और आज इतना ही, धन्यवाद।